Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, Good sir. morning. Good morning. Okay, so the next and the final topic in the chapter 3D is plane. ठीक है? Okay, तो पहले बात करते हैं प्लेन है क्या एक्चुअली, है ना? उसके बाद फिर इसकी इक्वेशन एंड ऑल जो हमको हमारे कोर्स में सीखना है, बट पहले ये अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो कि व्हाट इज अ प्लेन। तो पहले आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों को क्या समझ में आता है व्हाट इज अ प्लेन? व्हाट इज अ प्लेन? जिस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तो पॉइंट में भी होते हैं और पॉइंट में ही होता है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तो पॉइंट में ही होते हैं। 3D में तो लाइन भी थी। क्या हो, सर एक्सिस वो हो, एक्सिस तो स्पेस में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तो स्पेस में है, प्लेन में थोड़ी ना है। हाँ बोलो। सर दो एक्सिस से जो मिलकर बना है वो प्लेन है। जो दो एक्सिस से मिलकर बना है वो फिर भी कह सकते हो। देखो इन शॉर्ट में आपको एक चीज कहूँ कि जो हम क्लास 10th तक जो 2D फिगर्स बनाते थे, क्या बनाते थे 2D फिगर्स, यानी कि हम पॉलीगन्स बनाते, क्या बनाते थे? और सबसे छोटा पॉलीगन होता था ट्राइंगल ऑफ 3 साइड्स, फिर 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन। वो सारे के सारे प्लेन्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? प्लेन्स है। लेट अस से कि मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, देखो तो मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये भी प्लेन है। तो है तो ये 2D फिगर, बट स्पेस के अंदर इट इज एक्टिंग लाइक एज अ प्लेन। स्पेस के अंदर ये 2D फिगर क्या काम कर रहा है? प्लेन का काम। कनिष्का ने भी सही कहा कि दो एक्सिस से बनाओ, क्योंकि इसमें दो ही डायमेंशन है। इसमें क्या है? दो ही डायमेंशन है। देखो जब अपन 2D प्लेन्स की बात करते थे, जब अपन 2D में होते थे, तो 2D से जो नीचे नीचे के जो फिगर्स है उनकी बात करते थे। कौन कौन से होते थे वो? जैसे कि 2D से नीचे होता है 1D, 1D में होता है लाइन। क्या होता है? एक लाइन में एक ही डायमेंशन होती है। तो उसकी उसके बारे में अपन ने सीखा, क्या होती थी वो लाइंस वगैरह, ये सारी चीजें सीखा। अच्छा, 0D भी होता है, जीरो डायमेंशन यानी पॉइंट। देखो पॉइंट एज ए जीरो डायमेंशन, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। आप नहीं कह सकते कि 3 सेंटीमीटर लंबा पॉइंट, कह सकते हो क्या? ये 4 सेंटीमीटर चौड़ा पॉइंट नहीं कह सकते, या 5 सेंटीमीटर रेडियस का पॉइंट नहीं कह सकते। इट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट हैज जीरो डायमेंशन। उसके बाद एक कदम आगे बढ़े, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या आती है? लाइन, लाइन सेगमेंट्स, रे, ये सब आती है वन डायमेंशन, क्योंकि उसकी एक डायमेंशन है लंबाई। आप लाइन के लिए कह सकते हो कि लाइन 3 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर लंबी, लेकिन फिर उसकी दूसरी डायमेंशन नहीं कह सकते कि चौड़ी। लाइन के लिए चौड़ाई की बात नहीं की जाती है क्या? या ऊंचाई की बात नहीं की जाती? केवल एक ही डायमेंशन है, लंबाई, दैट इज वन डायमेंशन, और वो क्या होती है? लाइन। लाइन के बाद फिर हम आगे चले 2D। 2D में हमारे जो ये फिगर्स हैं, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इनके क्या, इनके पास क्या है? लेंथ ब्रेड्थ। इनके पास क्या है? लेंथ ब्रेड्थ। जैसे मैं रेक्टेंगल की बात करूं, लेंथ ब्रेड्थ है। या किसी भी 2D फिगर के बाद बेस और हाइट तो है ही सही, तो दो डायमेंशन है ना इनके पास। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन कहाँ आ गए? 3D। तो जिस भी डायमेंशन के अंदर हम हैं, उससे नीचे नीचे के सारे डायमेंशन को स्टडी कर रहे हैं। जब 2D में थे तो 1D और 0D स्टडी कर रहे थे, अभी 3D में है तो उससे नीचे नीचे क्या आया? 2D, 1D, 0D। तो 2D मतलब प्लेन, 1D मतलब लाइन, 0D मतलब पॉइंट। तो प्लेन, एक स्पेस के अंदर पॉइंट के बारे में सीखा था। पॉइंट कैसा होता है? जिसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? उसका ओरिजिन से एक वेक्टर बनाया जाता है जिसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, उससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये पॉइंट के बारे में सीखा। फिर अभी पिछले एक्सरसाइज में अपन लाइन के बारे में सीख के आए हैं, लाइन की इक्वेशन बनानी सीख के आए हैं, लाइन के बहुत सारी चीजें सीख के आए, एंगल बिटवीन टू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें सीख के आए। अब अपन वन से क्या आ गए? 2D में आ गए हैं। तो अपन अभी 3D में, लेकिन 3D से नीचे नीचे सारे डी सीख रहे हैं। तो उसके बाद फिर अपन कहाँ आ गए? 2D में। 2D फिगर क्या होता है? प्लेन होता है। 2D फिगर क्या होता है? प्लेन होता है। समझ में आई बात? और 2D फिगर क्या है? सारे के सारे पॉलीगन्स जो भी अपन ने बनाए थे। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब इस प्लेन के बारे में क्या सीखना है सर? इस प्लेन की, जैसे सबसे पहले अपन ने लाइन के बारे में क्या सीखा पिछले एक्सरसाइज में? सबसे पहली चीज सीखा उसको आइडेंटिफाई करना। उसको आइडेंटिफाई करना। एंड ए लाइन इज आइडेंटिफाई बाय इट्स इक्वेशन। ए लाइन इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स, मैंने कहा एक लाइन लिखो, मतलब एक लाइन लिखो। जैसे आप लोग आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? आपके नाम से आइडेंटिफाई होते हैं। तो हर एक की चीज की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन दो बातों से हो सकती है, या तो उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो स्पेस में, या फिर उसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो, उससे वो आइडेंटिफाई होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर बात करते हैं लाइन। तो ऑब्वियसली लाइन इज आइडेंटिफाइड बाय व्हाट? इट्स इक्वेशन। इट्स इक्वेशन। अब इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, जितनी भी फॉर्म्स हमने सीखी। ठीक है, लाइन के बाद आते हैं प्लेन। तो प्लेन इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय इट्स इक्वेशन।
कैसे अब इस स्पेस में लाखों करोड़ों प्लेन्स हैं, इस स्पेस में कितने हैं, लाखों करोड़ों प्लेन्स है ना, ऐसा नहीं है कि हमको दिखाई दें, हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी लाखों करोड़ों प्लेन्स है। जैसे अभी ये बोर्ड बना हुआ है, ये भी एक प्लेन है, रेक्टेंगुलर बोर्ड बना हुआ है, ये जो ऊपर ये लटका हुआ है, फिर ऐसे भी एक प्लेन है, ये दीवार भी एक प्लेन है, ये टीवी भी एक प्लेन है, ये बोर्ड भी एक प्लेन है। ये चीज ऑब्जेक्ट्स अपने को दिखाई दे रहे हैं, इनविजिबल पता नहीं कितने प्लेन्स हैं, है कि नहीं है, ठीक है ना, तो लाखों करोड़ों प्लेन से। तो अब उस प्लेन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसकी इक्वेशन से। एक यूनिक इक्वेशन मिलती है हर एक प्लेन को, यूनिक, क्या कहा मैंने, यूनिक। उस प्लेन की वही इक्वेशन होगी और कोई इक्वेशन नहीं होगी, और जो इक्वेशन एक प्लेन की फिक्स हो गई वो इक्वेशन किसी और प्लेन को नहीं मिलेगी, समझ में आई बात, वो इक्वेशन किसी और प्लेन को नहीं मिलेगी। सर इक्वेशन से बताइए कुछ, तो देखो कुछ भी शुरू करने से पहले शॉर्ट में एक बात बता देता हूं, उससे आधी बातें तो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। देखो क्लास 10th तक अपन ऐसी इक्वेशंस पढ़ते थे, याद है आपको, याद है क्या, 9x - 5 = -6, x + y + 7 = 0, इनको क्या कहते थे, लीनियर इक्वेशन, क्या कहते थे इनको, और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो, लीनियर इक्वेशंस। और ये किसकी होती थी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की होती थी, किसकी होती थी, लीनियर इक्वेशंस किसको डिनोट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है कि नहीं करता है, लीनियर इक्वेशंस, ओके। अब फिर जब अपन स्पेस में आए तो स्पेस में थोड़ी 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 इक्वेशंस अपन बदलने लग गए, है ना, स्पेस में अपन ने इसकी इक्वेशंस को डिनोट करने का तरीका बदल दिया, लेकिन दिखाई देने की बात करें तो दिखाई देने में तो आपको क्या दिखाई दे रहा था, एक्स वाई और एक जेड, और निकल के आ गया बस, क्योंकि अपन 3D में आ गए थे, स्पेस में आ गए थे, ठीक है। तो इन्हीं इक्वेशंस में, अच्छा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनाओगे, ऐसे बनाओगे, +c = 0, खूब सीखा है अपन ने, इसको सॉल्व करने के मेथड्स भी सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसी के अंदर एक चीज और बढ़ा दे, ax + by + c तो है ही, इसके अंदर मैं एक चीज और बढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से, ax + by + cz + d = c। तो ये इक्वेशन तो थी लाइन की, ये इक्वेशन हो गई प्लेन की, किसकी हो गई, प्लेन। यानी कि आपको कैसी इक्वेशंस दिखाई देंगी, आपको ऐसी इक्वेशंस दिखाई देंगी, 3x + 2y + 7z = 10, 5x - 2y + 6z, या फिर 10 इधर भी आ जाएगा कई बार, जैसे -7 = 0, कॉन्स्टेंट टर्म इधर भी आ जाएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट एक x की टर्म, एक y की टर्म, एक z की टर्म और एक कॉन्स्टेंट टर्म। पहले लाइन में क्या होता था, x की टर्म, y की टर्म और कांस्टेंट टर्म, और RHS में 0 हो ही जाता था। अब प्लेन में क्या होगा, x की टर्म, y की टर्म, z की टर्म और एक कांस्टेंट और होगा, 4 टर्म्स होंगी और =0 होगा। इस तरह का फॉर्मेट आपको जहां दिखाई देगा वो क्या माना जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब ये बनाई कैसे जाती है, सर यहाँ पे ए बी और सी और डी क्या होते हैं, इनके बारे में अपने को सारी चीजें सीखनी, इनके बारे में अपने को क्या करना है बेटा, सारी चीजें सीखनी है। शुरू करें, ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग बन गई प्लेन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन, अब आपके एनसीईआरटी कोर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने भी इक्वेशन बताई है, क्या कहा है, एक प्लेन को आप यूनिकली, एक प्लेन को 3D स्पेस के अंदर, ए प्लेन इन अ 3D स्पेस इज यूनिकली डिफाइन, यूनिक तरीके से डिफाइन कब कर सकते हो, जब आपके पास 3 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन गिवन हो। यानी कि आपको 3 तरीके से ये इक्वेशन बनाना सिखाने वाला है, क्या कहा मैंने, 3 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन गिवन हो। पहली सिचुएशन एक बार नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक को एलेबोरेट करेंगे। पहले एक बार आप लिख लो, फिर थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बता देते हैं। आपको क्या गिवन हो, ओरिजिन से उस उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, ठीक है ना। ये दो सिचुएशंस गिवन हो, दो दो चीजें गिवन हो, पहली चीज ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक चीज यहाँ खत्म हो गई, दूसरी चीज नॉर्मल वेक्टर भी गिवन होना चाहिए उस प्लेन का, ठीक है। तो आप उस प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं, और इस जो अभी इक्वेशन बनेगी, इन दोनों की मदद से जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नॉर्मल फॉर्म। प्लेन, अगर मान लो एक इक्वेशन बनाई मैंने,
किन दो बातों की मदद से बनाई, एक तो मुझे डिस्टेंस गिवन थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए ओरिजिन से, राइट, समझ में आया बात। और हमको क्या गिवन होना चाहिए, एक नॉर्मल वेक्टर गिवन होना चाहिए। तो वहां से जो इक्वेशन बन जाएगी, अब हमको जो दिखाई दे रही है इक्वेशन हमारे सामने, मैं क्या कहूंगा, ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में। क्या कहूंगा मैं, ये इक्वेशन किस फॉर्म में बेटा, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर मैं तीनों का एक थोड़ी हल्का हल्का आपको फील करवा देता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा इस प्लेन में, क्योंकि इसमें उससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लाइन में थे उससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। और क्या हो जाएगा कि अगर अपन फास्ट चलेंगे तो फिर आप चीजों को रटना स्टार्ट करेंगे, मैं नहीं चाहता आप किसी भी चीज को रटे, समझ समझ के करें। ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन वो क्या कह रहा है, देखो नॉर्मल वेक्टर वो उधर भी दे रहा था, नॉर्मल वेक्टर इधर भी ले लो, नॉर्मल वेक्टर तो वो उधर भी दे रहा था, पहली सिचुएशन में भी दे रहा था बेटा, एंड नॉर्मल वेक्टर उसने यहां पर भी दे दिया। बट इस बार उसने क्या दिया है पता है, एक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो गिवन नहीं दिया, उसकी जगह क्या कह दिया कि पॉइंट जो प्लेन है ना, वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना, वो एक पॉइंट दे दिया। प्लेन भी पॉइंट से पास करेगा ना, या क्यों कहूं, कोई पॉइंट उस प्लेन पे लाया करता हो, उस किसी भी एक पॉइंट के बारे में आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी कि 3,4,5 वहां से पास करता है सपोज करो। और उसके अलावा नॉर्मल वेक्टर पहले भी दे रहा था और अब भी दे दिया। समझ में आया कि उसमें तो नॉर्मल वेक्टर था, नॉर्मल वेक्टर इसमें भी था, उसमें एक्स्ट्रा चीज क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास जो कि उस प्लेन पर लाया करता है। अभी अपन देखेंगे कि इन बातों से ये यूनिकली डिफाइन क्यों होता है, ठीक है ना, इन बातों से यूनिकली डिफाइन क्यों होता है। तीसरा और आखिरी सिचुएशन जो हमको हमारे एनसीईआरटी कोर्स में सीखनी है, वो है कि आपको ना तो नॉर्मल वेक्टर देगा, आपको ना तो नॉर्मल वेक्टर देगा, ठीक है, आपको एक पॉइंट की जगह अब की बार कितने पॉइंट देगा, तीन, तीन तीन, थ्री नॉन, लेकिन वो पॉइंट सारे के सारे कैसे होने चाहिए, नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन पे लाए होने वाले, एक लाइन बनाने वाले, उनको कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या है, जो एक लाइन पर, मतलब एक लाइन ना बनाए, सिंपल सी बात है, ट्राइंगल बनाए, यस ट्राइंगल बनाए, क्या बनाए, ट्राइंगल बनाए, उनको क्या कहते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो तीसरी सिचुएशन है कि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हमको मिलेंगे जो प्लेन पर लाया कर रहे हैं। मैं देखो अगर ऐसे कहूं कि ये प्लेन इन तीन पॉइंट से पास कर रहा है, या मैं यूं कहूं कि ये तीन पॉइंट्स प्लेन पर लाया करते हैं, बात एक ही है, बात एक ही है ना, कोई समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं कि ये प्लेन जो है तीन पॉइंट से पास करता है, या मैं कहूं ये तीन पॉइंट्स प्लेन पर लाया करते हैं, समझ जाना, एक ही बात है। तो थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्लेन आर गिवन। तो ये तीन तो सिचुएशंस हैं जहां से आप क्या बना सकते हो बेटा, क्या बना सकते हो, प्लेन बना सकते, प्लेन नहीं बना सकते, प्लेन की इक्वेशन बना सकते, प्लेन तो बने बनाए हैं हमारे पास है ना इस दुनिया में बहुत सारे। ठीक है, क्लियर है, ये तीन सिचुएशन है जहां से अपन प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं। उसके अलावा प्लेन जिस फॉर्म्स में गिवन होता है उसमें से एक फॉर्म होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो चौथी फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, बट ये सिचुएशन नहीं है, मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको चौथा पॉइंट मान सकते हो। बट जो केसेस है ना बेटा, वो केसेस तीन ही है। भाई आपको कोई कहे कि आप प्लेन की इक्वेशन बना के बताओ, तो आप क्या कहोगे, भैया ये तीन सिचुएशन है, इन तीन में से कोई एक सिचुएशन के डेटा मुझे दे तू, या तो तू पहली सिचुएशन का डेटा दे, पहली सिचुएशन में क्या क्या डेटा चाहिए उसको, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और नॉर्मल वेक्टर दे। अच्छा ये नहीं देना चाहता, चल दूसरी सिचुएशन का डेटा दे दे मुझे, नॉर्मल वेक्टर दे दे और एक पॉइंट दे दे जो उस प्लेन पे लाया करता हूं, एक पॉइंट मांग रहा हूं बस तेरे से, बस एक पॉइंट की गुजारिश, ठीक है। ओके, तीसरी सिचुएशन, चल दोनों मत दे, तू तो मुझे तीन पॉइंट्स दे दे जो उस प्लेन पे लाया करते हो, बट याद रखना तीनों पॉइंट कैसे देगा तू, नॉन कॉलिनियर देगा। चौथी चीज क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सिचुएशन नहीं है जिससे इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनी बनाई कई बार इस स्पेशल केस में दिखाई देती है, उस केस को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, स्पेसिफिक केस में दिखाई देती है, वो केस क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फील करवाता हूं। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एक प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर, अभी उसकी बात करूंगा, शुरू से आ जाओ, शुरू से आ जाओ। सर अगर किसी प्लेन की, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, तो वो प्लेन यूनिकली डिफाइन क्यों होगा,
ऐसे एक नहीं दो प्लेन क्यों नहीं बन सकते, या दो से ज्यादा क्यों नहीं, एक से ज्यादा क्यों नहीं बन सकते, एक ही प्लेन क्यों बनता है अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो देखो इधर देखो मेरी तरफ, दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, देख पा रहे हो सब लोग। डंडा था मेरे पास, कभी काम आया नहीं, आ जा रहा है, सर को आता है। लेट अस से दिस इज अ प्लेन, ये मेरा हाथ देख रहे हो, ये है ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर बना दिया मैंने। परपेंडिकुलर वेक्टर समझ रहे हो, 90 डिग्री पे, यानी कि इस प्लेन पर जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस होंगी, इस कागज पे बहुत सारी लाइंस बना दो, हर एक लाइन से ये वाला डंडा परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर एक से परपेंडिकुलर। तो मैंने ओरिजिन से बनाया, ये ओरिजिन फिक्स है ना, इसको तो वो हिला नहीं सकता। और परपेंडिकुलर मैंने अगर बना दिया तो ये प्लेन भी फिक्स हो गया, ये प्लेन भी फिक्स हो गया। भाई ऐसे नहीं घूम सकता, ऐसे नहीं घूम सकता, कहीं घूम नहीं सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर इस ये फिक्स था, और इससे ये परपेंडिकुलर किस प्लेन पर है, इस प्लेन पर है। तो अब ये प्लेन भी फिक्स हो गया, ये घूम नहीं सकता। बट सर ये नीचे तो आ सकता है ऐसे, और नीचे भी आ सकता है, और नीचे भी आ सकता है, मतलब इसको मैं फाड़ दूं, इसके अंदर छेद कर दूं और उसको नीचे ला सकता हूं ना। तो ये प्लेन घूम नहीं सकता सर, घूम नहीं सकता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला भी, ये वाला प्लेन जो है इस सीध में आ रहा है, वो भी इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। आप कैसे कह रहे हो एक ही प्लेन बनेगा, हजारों प्लेन्स अभी भी बन सकते हैं। मैंने कहा अच्छा एक काम कर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी फिक्स कर दे, 2 सेंटीमीटर ही दूर कर ले ओरिजिन से, अब तो ये एक ही प्लेन बनेगा। भाई यहां से 2 सेंटीमीटर दूरी प्लेन ले तू, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फिक्स कर दें और नॉर्मल वेक्टर फिक्स कर दें, तो एक यूनिक प्लेन बनेगा नहीं बनेगा? 1 सेंटीमीटर पे भी बनेगा। मैं डिस्टेंस फिक्स कर दें कि मुझे तो 1 सेंटीमीटर दूरी चाहिए, अब तो एक ही प्लेन बनेगा। तो अगर मैं ये डेटा दे दूं, एक तो नॉर्मल वेक्टर दे दूं प्लेन का, मतलब प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर दे दूं, और मैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फिक्स कर दूं, अब आप एक ही प्लेन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? पहली सिचुएशन समझ में आई कि प्लेन यूनिकली डिफाइन कब होगा, नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन हो। दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। दूसरी सिचुएशन में नॉर्मल वेक्टर तो गिवन था, ये गिवन है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, वही मैंने क्या कहा, बहुत सारे प्लेन्स बना सकते हो, क्योंकि इसका झुकाव तो फिक्स हो गया, इंक्लिनेशन तो फिक्स हो गया, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर फिक्स हो गया। लेकिन सर इधर 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 अभी बहुत सारे बन रहे हैं। अब आप डिस्टेंस भी नहीं दे रहे ओरिजिन से, लेकिन मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ स्पेस में जो इस प्लेन पे लाया करेगा। मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, मान लो वो पॉइंट यहां है, देखो मेरी तरफ, मान लो वो पॉइंट यहां है, तो इस पॉइंट और इससे परपेंडिकुलर तो यही प्लेन बनेगा। मान लो वो पॉइंट वहां है, तो अब वो प्लेन वहां बनेगा। तो अगर एक पॉइंट दे दूं और वही नॉर्मल वेक्टर दे दूं, अगेन अगेन यूनिकली डिफाइन होगा प्लेन, होगा नहीं होगा? तीसरी सिचुएशन, नॉर्मल वेक्टर ही नहीं दे रहा हूं मैं, हटा दो, नॉर्मल वेक्टर ही नहीं दे रहा हूं, अब बहुत सारे प्लेन्स हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों अरबों। अब मैं 3 पॉइंट्स दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? 3 पॉइंट्स दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक पॉइंट की। सर एक पॉइंट से तो लाखों करोड़ों अरबों प्लेन्स पास हो सकते हैं ना, एक पॉइंट यहाँ पर है, इससे ऐसे 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 पता नहीं कितने प्लेन्स जा रहे हैं। 2 पॉइंट की पास बात करते हैं, कई बच्चों के डाउट होता है कि सर 2 पॉइंट ही काफी थे, 2 पॉइंट से भी यूनिक प्लेन निकलेगा? तो स्क्रीन पे देखो 2 पॉइंट से यूनिक प्लेन क्यों नहीं निकलेगा, फिर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। 2 पॉइंट से एक यूनिक प्लेन क्यों नहीं निकलेगा? देखो लेट अस से ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, समझ रहे हो? तो 2 पॉइंट है स्पेस में, मेरे पास कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट इस स्पेस में जहां भी है, जहां भी है, उनसे एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है सीधी, ये बन गई। और एक स्ट्रेट लाइन से तो लाखों करोड़ों प्लेन्स पास होंगे, एक कैसे पास होगा? देखो इस प्लेन से, इस लाइन से एक प्लेन ये बन गया, बन गया, एक ये और बन गया, बन गया, एक इधर बना दो। एक कंसीडर करो एक बुक, लेट अस से दिस इज अ बुक, ये एक बुक है, ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन से जितने भी पेजेस हैं ये सब प्लेन्स पास हो रहे हैं इस लाइन से, समझ गया ना? तो एक लाइन से तो बहुत सारे प्लेन्स पास हो सकते हैं, यूनिक नहीं हुआ ना अभी भी। तो 2 पॉइंट से काम नहीं चला, कितने चाहिए मिनिमम? 3। अच्छा सर 3 ले लो, पर 3 कोलिनियर लेना आप, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाए होने वाले। तो बात तो वही हो गई कि 2 पॉइंट लूं, 2 पॉइंट लूं या 3 कोलिनियर ले लूं, तो बात तो वही हुई, अभी भी स्ट्रेट लाइन बन रही है,
और स्ट्रेट लाइन से बहुत सारे प्लेन्स निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। आप 3 कोलिनियर ना लो, क्या ले लो? नॉन कोलिनियर, क्योंकि वो एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल इज अ 2D फिगर, लाइन इज ए 1D फिगर। तो 1D फिगर से यूनिक 3D फिगर नहीं बन सकता, सॉरी 1D फिगर से यूनिक 2D फिगर नहीं बन सकता। 2D फिगर अगर यूनिकली डिफाइन हो जाए, ट्राइंगल यूनिकली डिफाइन हो जाए, तो वो वैसे ऑटोमेटिकली वो खुद ही प्लेन है। एक ट्राइंगल भी तो एक प्लेन ही है, समझ रहे हो ना बात? तो एक पॉइंट की आप यहां से सिचुएशन चेंज कर दो, कोलिनियर मत करो, बस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो। इमेजिन कर पा रहे हो ना बेटा कि इस स्पेस के अंदर अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएं तो उसे एक यूनिक प्लेन ही चलेगा। जैसे एक पॉइंट यहां इमेजिन करो, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, अब इससे ऐसा प्लेन ही चलेगा, ये यूनिक है। क्लियर है? समझ आया? तो अगर इन 3 सिचुएशन में से मेरे पास और कोई सिचुएशन, कोई भी एक सिचुएशन है, तो यू कैन यूनिकली डिफाइन अ प्लेन। अभी प्लेन डिफाइन नहीं किया, अभी तो मैंने बात बताई है कि यही डेटा क्यों चाहिए होता है और इस डेटा से यूनिकली प्लेन क्यों डिफाइन होता है। अब मैं एक एक सिचुएशन को उठा रहा हूं और फिर उसकी इक्वेशन बना के बता रहा हूं। स्टार्ट करें? ठीक है। इज समवन ऑनलाइन? कनिष्का एंड प्रियांशी विजय, कोई Yes, बहन है sir. आपकी? ओके ओके, घर पे मम्मी पापा तो नहीं पढ़ रहे? ओके चलो। तो कनिष्का, यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू शुड हैव कम ऑनलाइन, आज तो संडे भी था। ओ सॉरी, ऑफलाइन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग विथ नॉर्मल वेक्टर इज गिवन। तो पहला सिचुएशन को मतलब सब हेडिंग मार्क कर दो, हेडिंग की भी सब हेडिंग, कि 3 सिचुएशन थी ना, उसमें से पहली सिचुएशन उठा ली हमने। पहली सिचुएशन क्या है कि एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है जब क्या क्या गिवन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है भाई, ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर दूर, 3 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, एक एक वो ले लो किलोमीटर दूर, कुछ भी ले लो, है ना। और उसके अलावा क्या गिवन है मुझे? उसके अलावा क्या गिवन है? नॉर्मल वेक्टर भी गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं जान करके एक बार हटा देता हूं और फिर से आपके सामने बना के बताता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये 3D स्पेस के अंदर आप इस प्लेन को फील कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अंदर ये जो एक रेक्टेंगुलर नामक चीज बनी हुई है, ये एक खाली स्पेस के अंदर एक प्लेन की तरह लटक रहा है, मतलब ये लटका हुआ प्लेन दिखाई दे रहा है, उड़ता हुआ लटका हुआ है प्लेन स्पेस के अंदर, इमेजिन कर पा रहे हो? इट इज ए प्लेन। अब इस प्लेन को यूनिकली डिफाइन करना है तो आपको क्या क्या मिलेगा? अभी इस सिचुएशन में क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और एक क्या मिलेगा? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, अब एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए, इधर देखिए, ये प्लेन है, इसके नॉर्मल वेक्टर भी बहुत सारे हैं। नॉर्मल वेक्टर तो वो लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी इसका नॉर्मल वेक्टर, 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 राइट? तो इसके नॉर्मल वेक्टर भी बहुत सारे हैं। इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में वो नॉर्मल वेक्टर जो है ना ओरिजिन से पास होता है पहले सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस की बात जब भी ज्योमेट्री में की जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाती है, राइट? तो मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला वेक्टर बना वो भी तो नॉर्मल है, क्योंकि एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इज ए नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन, यस और नो? तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला वेक्टर बना वो भी इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो इस सिचुएशन में नॉर्मल वेक्टर वो होगा जो ओरिजिन से निकल रहा है, लेकिन सेकेंड सिचुएशन में तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया ही नहीं है ना, तो सेकेंड सिचुएशन में नॉर्मल वेक्टर वो ओरिजिन से निकलने वाला वेक्टर नहीं होगा। हो भी सकता है बट कंफर्मली नहीं होगा,
इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ओरिजिन वाला ही हो, बट पता नहीं है कि एक्चुअली वो है या नहीं है। इस सिचुएशन में वो नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनने वाला वेक्टर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। तो लेट अस से कि ये तो है ओरिजिन, सब जानते हैं, और ये है मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर, ये मेरा है नॉर्मल वेक्टर। मान लो कि ये जो पॉइंट बनाया ना मैंने, ये जो मैंने पॉइंट बनाया ना, ये पॉइंट इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस में बनाने वाला हूं ना, ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्या है ये? इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ रहे हो? जैसे ये प्लेन है, ये ओरिजिन से मैंने जो नॉर्मल वेक्टर बनाया, तो ये नॉर्मल वेक्टर इसको कहां जाके छू रहा है? एक पॉइंट पे जाके छू रहा होगा, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेट अस से कि ओरिजिन से जो ये पॉइंट निकला, ये इसको इस पॉइंट पे जाके छूता है। इसको मैं मार्क कर लेता हूं एन, मान लेता हूं इसका, इस पॉइंट का नाम क्या है? एन। तो मैं कह सकता हूं क्या भाई, वेक्टर ओ एन, मैं कह सकता हूं क्या भाई, वेक्टर ओ एन जो है इस प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है? कह सकता हूं वेक्टर ओ एन जो है इस प्लेन का क्या है? नॉर्मल वेक्टर है, कह सकता हूं। ओके, दूसरी बात सुनो। अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मानना पड़ता है पी। लाइन में भी अपन ने माना था आर्बिट्रेरी पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होते हैं। तो लेट अस से वो आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया पी, तभी तो इक्वेशन बना पाओगे, रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स रख लिए मैंने एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अच्छा, और जो वो पॉइंट पी आर्बिट्रेरी पॉइंट अपन मानते हैं स्पेस में, उसका पोजीशन वेक्टर युगो युगो से आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। अभी स्पेस में भी, उसमें लाइन में भी अपन ने आर वेक्टर से डिनोट किया, तो उसको नहीं बदलेंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो पी माना, उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बनने वाला, उसको अपन ने मार्क कर दिया वेक्टर आर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब इस फॉर्म में, मतलब इस सिचुएशन में, इस केस में, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होती है ना, इसको स्मॉल डी से डिनोट करा देते हैं। किससे डिनोट करा देते हैं बेटा? स्मॉल डी से। तो ओ एन जो डिस्टेंस है, ओ और एन के बीच की लंबाई है, वो क्या है? स्मॉल डी। अब अगर मैं इसको स्मॉल डी कह दूं या फिर ओ एन कह दूं, एक ही बात है। या फिर वेक्टर ओ एन का मैग्नीट्यूड कह दूं, तो भी एक ही बात है। अगर ओ एन को एक लाइन मानते हो, तब तो ओ एन लाइन सेगमेंट ओ एन डी हो जाएगा। और इनको एक वेक्टर मानते हो, उसको डायरेक्टेड लाइन मानते हो, तो उस वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड बोलोगे, तो वो भी डी हो जाएगा, राइट? ये सारी सिचुएशंस समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो अब आगे चलें। ठीक है, ये सब मार्क भी कर लिया आपने फिगर के अंदर। चलो, अब इससे कैसे इक्वेशन बनती है, इससे कैसे इक्वेशन बनती है देख। हाँ बिल्कुल, तो जो यही ओ एन ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो एक लाइन बनाती, एक लाइन ही तो है वो। क्या है? मैंने कहा, सपोज करो, देखो मैंने कहा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ। मैंने कहा कि ये पॉइंट बताओ सर, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू। तो आप क्या कहोगे? पी क्यू ही तो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, लाइन सेगमेंट पी क्यू तो है। तो ओरिजिन और इस प्लेन के बीच की दूरी, ओरिजिन ओ है, और ये जो प्लेन पे उसका जो परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसको एन मान लिया, तो ओ एन ही तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी। होगी नहीं होगी? उसको अपन किससे डिनोट कराते हैं? स्मॉल डी। ठीक है, चलते हैं आगे। सर यहाँ हेडिंग में डिस्टेंस से पहले क्या लिखा हुआ है? क्या? सर हेडिंग में डिस्टेंस से पहले परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड अलोंग विथ नॉर्मल वेक्टर। चलो नीचे आओ। ठीक है, देखो, लेट वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओ एन, अब वेक्टर ओ एन को भी इन्होंने शॉर्ट में दो लेटर में ना लिख के सिंगल लेटर से डिनोट करा दिया, वेक्टर एन। वेक्टर एन सिंगल लेटर से कैसे डिनोट करा दिया? वेक्टर एन। चाहो तो आप इधर मार्क कर सकते हो कि वेक्टर एन है। ठीक है, चलो, बी द नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन प्लेन। लेट वेक्टर ओ एन, जिसको शॉर्ट में अपन ने सिंगल लेटर में लिख दिया वेक्टर एन, बी द नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन प्लेन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, और उसको डी से भी डिनोट करा दिया। ये तो हो गई वेक्टर एन की इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा क्या, अपने को एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हुए चलना ही होता है, वो हमारी मजबूरी होती है। समझ नहीं आया कि वेक्टर ओ एन भी लिख सकते थे ना अपन, क्यों फालतू उसको सिंगल लेटर से डिनोट कराया? उनकी मर्जी, चलो करा दिया तो ठीक है। समझ पा रहे हो ना? वेक्टर ओ एन को सिंगल लेटर वेक्टर एन से डिनोट करा दिया,
बी द नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ऑब्वियसली ओरिजिन से ड्रॉन कर रहा हूं मैं उसको, विथ मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड यही होगा जो इस वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड है, और उसको किससे डिनोट करा दिया, डी से डिनोट करा दिया। और P कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो जो कि प्लेन पर लाया करता है, जिसके पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो हो जाएंगे OP, जिसके पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर OP, और इसको सिंगल लेटर से अपन हमेशा आर्बिट्रेरी पॉइंट को सिंगल लेटर से डिनोट कराते हैं वेक्टर R, उस पोजीशन वेक्टर को सिंगल लेटर से डिनोट कराते हैं वेक्टर R। यहां तक क्लियर है सबको, लिख लिया यहां तक, ओके। अब ये जो वेक्टर n है ना, नॉर्मल वेक्टर जो ओरिजिन से बनाया है, समझ रहे हो, ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना जो ओरिजिन से बनाया है, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी होगा, होगा, उस यूनिट वेक्टर को डिनोट करा दो, क्योंकि अपन ने टोटल वेक्टर को कैपिटल N वेक्टर डिनोट करा दिया, तो यूनिट वेक्टर को n कैप से डिनोट करा दो हाल फिलहाल। उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जो कि n कैप है, तो आगे ये लिखता है नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग ON वेक्टर इज गिवन बाय n कैप, बिल्कुल होगा ही होगा। जैसे मान लो वेक्टर ए बी है या वेक्टर ए है, तो अपन उसको यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट कराते हैं, ए कैप, ऐसे बोलते हैं ए कैप, तो एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख दिया अपन ने एन कैप, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी बातें सारी क्लियर है, यहां तक भी सारी बातें क्लियर है। अब ये आगे क्या करने वाला है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर लिखने के लिए मैं आपको जो नीचे लिखा है बता दूं, आप अभी लिखो मत, अभी समझो। अभी क्या करने वाला है वो सुनो पहले। अब ये करने वाला है कि जो ये नॉर्मल वेक्टर है ना, वेक्टर ON कह रहे हो या सिंपली वेक्टर N भी कह रहे हो आप इसको, ठीक है, हर एक वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से डिफाइन होता है, यस और नो। तो मैग्नीट्यूड तो है वो D, यस और नो, D तो है डिस्टेंस, अपन ने स्मॉल लेटर D से डिनोट कराया ना उसको, और डायरेक्शन अभी अपन ने लिख दी n कैप, यूनिट वेक्टर क्या लिखा उस डायरेक्शन में अपन ने n कैप, तो वेक्टर ON इक्वल टू डी इंटू एन कैप लिख सकते हैं, या डी, यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला इंटू नहीं है, ये सिंपली जो मल्टीप्लाई होता है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है वेक्टर का, वो है डी एन कैप लिख देता हूँ शॉर्ट में, डी एन कैप, डॉट भी मत लगाना नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है, डॉट प्रोडक्ट तो नहीं है, कुछ भी मत लगाओ, स्केलर में कुछ लगाते ही नहीं है। जैसे मान लो मेरे को वेक्टर r इंटू 2 करना है, तो 2 वेक्टर r लिखूंगा, ना तो डॉट लगाऊंगा ना इंटू लगाऊंगा, तो उसी तरीके से सिंपली डी एन कैप, ये चीज ये करने वाला है। अब आप लिखो, देखो यही करिए उसने, डी एन कैप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा पहली फॉर्म समझने में दिक्कत आई, स्टेप बाय स्टेप, दूसरी तीसरी फॉर्म में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलें आगे, डीएन कैप हो गया ये, ओके। अब मैं एक बार फिगर में चलता हूं और मैं आपको बता देता हूं भी क्या करने वाला है, फिर नोट करने के लिए आपको नीचे दे ही दूंगा। देखो अब ये क्या करने वाला है, इमेजिन करिए बच्चे कि ये जो प्लेन था, वापस इधर देखिए मेरी तरफ, ये जो प्लेन था इसमें एक तो था नॉर्मल वेक्टर जो कि ओरिजिन से बना था इस केस में, दूसरी केस में वो ओरिजिन से नहीं बनता, वो कोई सा भी नॉर्मल वेक्टर होता है, ये है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। इस पे एक पॉइंट आर्बिट्रेरी मैंने यहां पे और ले लिया P, तो यहां से यहां पे भी एक वेक्टर बन सकता है, एक लाइन बन सकती है ना, डायरेक्टेड लाइन, और वो जो P है उसका भी नॉर्मल वेक्टर, उसका भी पोजीशन वेक्टर बना हुआ है वेक्टर OP, जिसको R से डिनोट कराया है, बना हुआ है, एक लाइन या एक लाइन। तो ये नॉर्मल वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर उस P का, और ये जो लाइन बनी इस प्लेन पर, क्या ये तीनों ट्राइंगल बना रहे हैं, तो कैन वी अप्लाई ट्राइंगल लो हेयर बिटवीन दीज थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ON, वेक्टर OP, वेक्टर NP, लगा सकते हैं। अब देखो आप यहाँ पे स्क्रीन पे कि ये जो है, अभी एक बार फिर इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट टाइम, देखो ये ट्राइंगल बना रहे हैं, ये ट्राइंगल बना रहे हैं ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, वेक्टर ON प्लस वेक्टर NP बराबर वेक्टर OP लिख सकता हूं मैं, अभी लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, अभी लिखो मत, अभी बताता हूँ, सारी जो लिखा लिखाया तो है मेरे पास, लेकिन मैं आपको नहीं कहना चाहता कि इससे कॉपी पेस्ट करो, वो तो बुक से भी कर लेते, एक बार पहले चीजों को समझ लो, फिर मैं टाइम दूंगा कि चलो कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। वेक्टर OP इक्वल टू कैसे लिखोगे, यूजिंग ट्राइंगल लो, वेक्टर ON प्लस वेक्टर NP, यस और नो, ठीक है। अब यहां से मैं चाहता हूं कि बच्चे आप वेक्टर NP की वैल्यू निकालें, मतलब वेक्टर फॉर्म निकालें, कैसे लिखोगे आप इसको, तो कैसे लिखोगे वेक्टर NP को, वेक्टर OP माइनस वेक्टर ON, ऐसे ही लिखोगे।
अच्छा जी, वेक्टर ओपी क्या है? वेक्टर आर है। और वेक्टर ओ एन क्या है? अभी अभी आपने किया है, डी एन कैप है। यस और नो? अभी अभी आपने कहा ना डी एन कैप, इससे पहले आप यही लिख के आए हो, चेक कर लो, वेक्टर ओ एन इक्वल टू डी एन कैप लिख के आए हो ये। अब मुझे एक चीज वापस बताओ, इधर देखो, वापस आ जाओ। ये नॉर्मल वेक्टर था, ये तो परपेंडिकुलर था इससे। वो वेक्टर ओपी परपेंडिकुलर नहीं था, मतलब पता नहीं है कि है कि नहीं। वो जो वेक्टर ओपी था आर वाला, वो परपेंडिकुलर नहीं था, क्योंकि पी तो एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। लेकिन ये तो परपेंडिकुलर था। तो ये परपेंडिकुलर अगर इस प्लेन पर था, तो इस प्लेन पर लाए होने वाली हर एक लाइन से परपेंडिकुलर होगा। प्लेन पर लाए होने वाली हर एक वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन पर एक वेक्टर लाए कर रहा है, यही वाला एनपी। एनपी लाए कर रहा है, एन से लेके पी, इसी पे तो लाए कर रहा है। तो ये एनपी वेक्टर और ये नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं स्पेस में, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कर दो, इक्वेशन मिल गई। कर दो और इक्वेशन मिल गई। कौन कौन से होंगे परपेंडिकुलर? एक तो वेक्टर ओ एन और एक वेक्टर एनपी, ना कि ओपी। ओपी तो पी तो एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो वेक्टर ओ एन और वेक्टर एनपी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये इमेजिन कर रहे हो ना बेटा, ये एनपी तो इस प्लेन पे लाया कर रहा है, ये एनपी तो इस प्लेन पे बनी हुई एक लाइन है। मैं इस कागज पे एक लाइन बना दूं, वो है ये तो। और ये ओरिजिन से निकल रही है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर ओ एन का डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर एनपी से करें, तो सर वो 0 आना चाहिए। वेक्टर ओ एन को क्या लिखोगे? डी। क्या लिखोगे? नहीं, डी तो डिस्टेंस है बेटा, डी एन कैप। वेक्टर ओ एन को क्या लिखोगे? डी एन कैप। डॉट एनपी की वैल्यू यहां से निकाली आपने, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप, और ये क्या बनेगा? 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, और आपके पास इक्वेशन ऑफ ए प्लेन गिवन है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। चलो देखो, अब आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो बेटा? डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो? डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे करते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट कराओगे और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करोगे। तो डी एन कैप को वेक्टर आर से मल्टीप्लाई करना, तो डी तो स्केलर है, डी तो क्या है? स्केलर है। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर डॉट एन कैप। वैसे एन कैप डॉट आर भी लिख सकते हो, बट बिकॉज बुक में आर डॉट एन कैप ऐसे लिख देता हूं, और डी इसका स्केलर है। ठीक है, अब इसको इससे कराना पड़ेगा, माइनस लगा दूं बीच में, तो डी इंटू डी, डी स्क्वायर। और एन कैप इंटू एन कैप, यानी कि एन कैप का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर को उसी से डॉट प्रोडक्ट कराने का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। एन कैप यूनिट वेक्टर है ना। आई कैप का डॉट आई कैप क्या करते थे? 1 ही तो होता था। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, तो एन कैप डॉट एन कैप भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां से डी को कॉमन ले सकते हैं, या यूं कहूं पूरी इक्वेशन से डी को डिवाइड करा दूं तो डी खत्म हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन से डी को डिवाइड करा दिया तो क्या मिला? आर डॉट एन कैप, और यहाँ से डी स्क्वायर इंटू 1 डी स्क्वायर हो गया, इंटू है ना, डी स्क्वायर इंटू 1 डी स्क्वायर हो गया, एक डी से डिवाइड करा ही दिया था, माइनस डी इक्वल टू 0। और पर्टिकुलरली कहें तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन वेयर। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? आर वेक्टर तो उस प्लेन पे लाए होने वाली किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, जो अपने को लाइन में भी मिलता था, आर वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर हमेशा मिलता था। एन कैप क्या है? एन कैप वो जो पोजीशन, जो नॉर्मल वेक्टर दे रहे हो ना आप ओरिजिन से, उसका यूनिट वेक्टर है। उसका क्या है? यूनिट वेक्टर है। और डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इज दिस क्लियर? समझ आया? अब आप लिखो, अब आप लिखो आराम से तसल्ली से, और फिर अपन चलेंगे इससे। हाँ बताओ, दिक्कत नहीं? कहाँ से नोट करना है? हाँ कनिष्का बोलो। कनिष्का बोलो, क्या कह रहे हो? सही, जो प्लेन बनाया है तीनों एक्सिस से पास हो रहेगा। बेटा ये प्लेन स्पेस में है, हो सकता है कि ये तीनों एक्सिस से पास हो रहा हो सकता है नहीं भी पास हो रहा हो। एक्सिस तो लाइन है ना, हो सकता है एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए जा रहा हो सकता है नहीं। जैसे आप 2D में, आप 2D में एक लाइन बनाते हो, तो कोई गारंटी है क्या भाई एक्स वाई एक्सिस से गुजरेगी? ये 2D में एक लाइन है,
2D में एक लाइन है, या सपोज करो आप लाइन सेगमेंट बना रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये नहीं गुजर रही और गुजर भी सकती है, आगे बढ़ाओ तो। ठीक है, क्लियर लेन। तो हो सकता है गुजर रही हो सकता है नहीं गुजर रही हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा। अभी तो मैंने एक जनरल प्लेन बनाया, स्पेस में लटका हुआ है, समझ रहे हो? क्लियर है? अब वो 3D इमेजिनेशन करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी हमारे 3D के साथ, 3D कॉन्सेप्ट के साथ, कि वो हमको करना ही पड़ता है, फील करना पड़ता है। नेक्स्ट ईयर में भी बहुत सारे हम इंस्ट्रूमेंट्स ले आए जिसमें 3D इमेजिनेशन और अच्छे से हो सके। हाँ जी, कहाँ से लिखना है आपको, कहाँ से लिखना है? ट्राइंगल लॉ से, यहाँ तक लिख लिया था, लिखो। नाउ बाय ट्राइंगल लॉ वी हैव, कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन पी इक्वल टू वेक्टर ओपी, विच इम्प्लाइज वेक्टर एन पी की वैल्यू माइनस करा दो, वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओपी वेक्टर आर है और वेक्टर ओ एन अभी अभी हमने लिखा डी एन कैप है। तो एक बड़ी ही प्यारी सी बात लिखी हुई है कि वेक्टर ओ एन तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और वेक्टर एन पी इसी इसी प्लेन पर लाइज ऑन द वेक्टर लिखा हुआ है लाइज ऑन द प्लेन लिखो, लाइज ऑन द प्लेन, वेक्टर एन पी लाइज ऑन द प्लेन, और वेक्टर एन पी तो इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो आगे से बात मैं कभी भी कह दूं तो समझ आ जाएगी ना, कि किसी भी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और उस प्लेन पे लाया होने वाला एक वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी प्लेन पे लाए होने वाले हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ओ एन इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन एंड एन पी लाइज ऑन द प्लेन, सो वेक्टर ओ एन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन पी। तो थोड़ा क्लियर लिख दूं मैं, वेक्टर ओ एन so vector on is perpendicular to vector np, which implies what, which implies that कि वेक्टर on का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर np से 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इनको अलग अलग वैल्यूज रख लो। वेक्टर on की वैल्यू आपने डी एन कैप रखी है, वेक्टर np की वैल्यू आपने वेक्टर r माइनस डी एन कैप रखी है, डॉट प्रोडक्ट करो। ये कैलकुलेशन अभी कैसे हुआ सब बता ही दिया था आपको मैंने। यहाँ पे एन कैप इंटू एन कैप 1 हो गया, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। डी को कॉमन ले लिया है ना, डी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके आप समझते हो। इन्होंने क्या करा, डी को कॉमन ले लिया, अपन ने क्या करा था, इस इक्वेशन में डी से डिवाइड करा दिया था, इन्होंने क्या कर लिया, डी को कॉमन ले लिया। तो ये अब ऐसे हो गया कि या तो डी 0 है या फिर ये 0 है। भाई दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो इन्होंने दो सिचुएशन ले ली कि या तो डी को 0 रख लो या फिर इस पूरी चीज को 0 रख लो। अब डी 0 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि डी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, तो डिस्टेंस तो देगा ना वो 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, तो उस कारण से डी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो वी विल कंसीडर यही वाली वैल्यू 0, उसको 0 नहीं मान के इसको 0 मानेंगे, तो यहां से ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब ये नीचे जो बात लिखी हुई है इसको भी इग्नोर करो, अभी आप यहां तक लिखो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल, यहां तक लिखो एक बार।
इसको ब्रेसेस में पैक कर देता हूं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, एक बार ओएन कैसे निकाला वो समझा दो वापस। वेक्टर ओ एन कैसे निकाला? किसी भी वेक्टर को कैसे निकालते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके। अब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो क्या है, आपको डिस्टेंस दे रखी है ना फ्रॉम द ओरिजिन, तो वही तो उसका मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का। और उसके डायरेक्शन को मैंने एन कैप मान लिया है, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर को मैंने एन कैप मान लिया। वो एन कैप यहाँ पे रखा रहेगा, वो एन कैप यहाँ रखा रहेगा, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जब वेक्टर एन इक्वल टू कैसे निकलेगा, उसका मैग्नीट्यूड डी माना है, अब ये गिवन होगा आपको बुक में, क्वेश्चन में। और एन कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग दैट। तो ये ओ एन कह दो या वेक्टर एन कह दो, एक ही बात है, ये ऐसे निकाला है। ठीक है, Yes, sir. परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस वर्ड नोट नहीं किया शायद आपने, देखो उस लाइन की बात नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन की बात नहीं है, उस नंबर की बात है कि 3 यूनिट 4 यूनिट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग विथ नॉर्मल वेक्टर स्केल। ठीक है, ओके। अब ये नीचे अजीब सी बात क्यों लिखी हुई है, तो उसको समझो। यहां तक तो लिख लिया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब ये क्या कह रहा है, सुनिए। अब ये क्या कह रहा है कि जब आपको इक्वेशन बनानी है, जब आपको इक्वेशन बनानी है, तब तो आप लिख दोगे कि इस तरीके से ये सारे मल्टीप्लीकेशन करके वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। लेकिन जब बनी बनाई है, जब बनी बनाई है, चीज को समझो बेटा। सपोज करो आपने इक्वेशन बना दी, आपने ये इक्वेशन बना दी, वेक्टर आर डॉट 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप इक्वल टू लेट अस से 3 लिख दिया मैंने, या 4 लिख दिया। और एक इक्वेशन और बनी बनाई, सपोज करो ये 2 इक्वेशन बनी बनाई मुझे गिवन है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप इक्वल टू लेट अस से 7। ये 2 इक्वेशन बनी बनाई, बना नहीं रहे हो आप, बनी बनाई आपको बुक में गिवन है, मतलब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज गिवन, ऑलरेडी गिवन। अब क्या होगा, अब आप इसको कंपेयर करोगे इससे, सर ने यही बताया था, सर ने यही बताया था। तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो है एन कैप और ये है डी। दैट मीन्स इस इक्वेशन से कोई पूछे कि बच्चे प्लेन की दूरी बताओ ओरिजिन से, आप क्या कह दोगे, डी है सर, 4 यूनिट्स है। क्या कह दोगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या कह दोगे, 4 यूनिट्स है। मैंने कहा नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप कह दोगे ये रहा ना सर, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में भी आप यही करोगे, सेकेंड सिचुएशन में भी आप यही करोगे, इसको कंपेयर कर दोगे ऐसे ऐसे ऐसे। सर अब की बार जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये है और यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल वेक्टर है ये। तो आपने पहले वाले केस में तो सही बताया, लेकिन सेकेंड वाले केस में आपने गलती कर दी। क्यों गलती कर दी, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये √3 है, सॉरी, ध्यान से देखिए कि पहला वाला केस में तो ये एक यूनिट वेक्टर है। अब कैसे पता चलता है कि कोई यूनिट वेक्टर है या नहीं है, 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर का सम का रूट 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 है ना। क्या 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर का सम का रूट 1 होता है क्या, ना। सो इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में एन कैप गिवन होता था यूनिट वेक्टर, इस बार उसने वेक्टर ओ एन ही दे दिया, वेक्टर ओ एन दे दिया। तो अगर एन कैप गिवन नहीं है तो फिर ये डी भी नहीं है, फिर ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी नहीं है, क्योंकि एन कैप गिवन होता है तो ही आरएचएस में रखा हुआ जो वो नंबर है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। अगर एन कैप नहीं है उधर एलएचएस में, तब वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। तो आप इसको उस फॉर्म में चेंज कैसे करोगे, कैसे, इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो। अगर आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का सम के रूट से इधर और उधर, तो बोलो 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 13 13 प्लस 25 लेटर से √38। तो आप √38 से इधर भी डिवाइड करा दो और उधर भी डिवाइड करा दो, तो अब ये एक यूनिट वेक्टर बन गया, अब ये एन कैप बन गया। अब ये जो चीज बनी है ये है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
तो वो सेकंड बात में वही चीज आपको समझा रहा है कि जब बनी बनाई, जब आपको बनानी है तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही बना रहे हो कि आप एन कैप रख रहे हो और इधर डी रख रहे हो। वो तो तब ना जब डी गिवन है तो आपने डी रख दिया आरएचएस में, एन कैप गिवन है आपने एन कैप रख दिया एलएचएस में, आर डॉट कर दिया, खत्म बात कहानी। लेकिन जब बनी बनाई है तो बनी बनाई है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये उस फॉर्म में है कि नहीं है? तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तब तो वो नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो वो नॉर्मल फॉर्म में, वो जस्ट एक इक्वेशन है, वो जस्ट एक इक्वेशन है प्लेन की। ऐसे नहीं करेंगे प्लेन की इक्वेशन नहीं है, बट वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में तो वो एन कैप होता है ना कि वेक्टर एन होता है। ठीक है, वो क्या होता है n। तो ये क्या कहता है कि दूसरी फॉर्म में आपको इक्वेशन ऐसे गिवन होगी जहां पे ये एन कैप नहीं होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, उस केस में इसको भी डी को कैपिटल डी रख दिया जानबूझ के। क्या रख दिया? कैपिटल डी। और इस केस में अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना हो तो इस डी को इस वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओ, जैसे अभी √38 से डिवाइड करवाया। समझ आया? तो इसका ये पर्टिकुलर केस लिख लो और लगा के, और या फिर इस फॉर्म में गिवन हो। क्लियर लिख देता हूं फिर से। और हमको या तो फिर इक्वेशन ऐसे गिवन होगी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, ना कि एन कैप, इक्वल टू डी, इक्वल टू डी। हर एक लाइन सेगमेंट का एक यूनिक प्लेन होता है? नहीं, ये लाइन है, इसका ये प्लेन भी है या नहीं? ठीक है, इस लाइन, एक लाइन सेगमेंट को आप 2 पॉइंट से ही तो डिफाइन करोगे। कोई बुक ही ले लो ना यार, ये लाइन है, एक प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन, ठीक है ना? तो लाइन सेगमेंट से यूनिक प्लेन नहीं बन सकता कभी भी। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से यूनिक प्लेन बनेगा, यानी ट्राइंगल से बनेगा, ऐसे मान लो। लाइन से नहीं बनेगा, ट्राइंगल से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे और लगा देता हूं। और इस केस में हेयर, अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा मुझे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? ये जो डी है ना, ये जो नंबर डी है, कैपिटल डी, उसको इस वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा के बताएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि हर एक की कार्टेशियन फॉर्म भी होगी। तो कार्टेशियन फॉर्म में जैसा मैंने आपको बताया था पिछले लाइन में भी, कि बेटा आप तो एक काम कर लिया करो, आप तो कन्वर्ट करना सीखो, और फिर जब कुछ भी ना समझ में आए तो कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना? तो कार्टेशियन फॉर्म में देखो हमारे पास अब क्या क्या सिचुएशंस हैं। हमारे पास एक तो वो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। अच्छा, एक वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एन नाम का, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, क्योंकि गिवन क्या होंगे, आपको वेक्टर गिवन होगा ना, आपको वेक्टर गिवन होगा तो कोऑर्डिनेट्स बना दोगे ना। जैसे सपोज करो मैंने कहा वेक्टर है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, दैट मींस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है 2, 3, 4। समझ में आई बात? तो उसको x1 y1 z1 मान लेते हैं क्योंकि वो गिवन होगा। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बी दिस एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N, जिसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन माना गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 z1। ले लो, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। देखो वेक्टर कार्टेशियन में फर्क क्या है सर? वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के क्या गिवन होते हैं, कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। वेक्टर फॉर्म में उन्हीं पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन होते हैं। ठीक है ना? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बी एक्स वाई जेड एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N, पॉइंट N क्या है? वो जो नॉर्मल वेक्टर बनाया है आपने, उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन है। उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो आप x1 y1 z1। ठीक है, अब इन दोनों को इधर पुटअप कर दो, अब इन दोनों को इधर पुटअप कर दो। वेक्टर आर में तो पुटअप कर दो आप xi कैप yj कैप और zk कैप, और वेक्टर n में आप क्या पुटअप कर दोगे, x1 का i कैप y1 z कैप और z1 k कैप। और d क्या है? d तो एक नंबर है, उसको d को d रहने देंगे। देखो पुटअप करने के बाद क्या होगा। अच्छा, वेक्टर n के डायरेक्शन रेशियोस,
वेक्टर एन के डायरेक्शन रेशियोज मान लीजिए आप एबीसी और उसके डायरेक्शन कोसाइंस मान लीजिए एलएमएन। किसी भी वेक्टर के वैसे भी डायरेक्शन रेशियोज आप एबीसी और एल डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन मानते ही हैं। लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर एन वो नॉर्मल वेक्टर है बेटा ना, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मान लें अपन, ए बी सी। एंड उसी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या मान लें, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर एन या एन कैप एक ही बात है, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब यूनिट वेक्टर से होता है, तो इसको क्या मान लें अपन, बी एल एम एन, बी एल एम एन। ठीक है, अब मुझे बताओ, सोच के बताओ कि पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स तो हैं ये हैं, और वेक्टर एन के डायरेक्शन रेशियोस हैं ये, तो मैं कह सकता हूं ए ये है, बी ये है और सी ये है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि एल ये है और एम ये है और एन ये है, क्या मैं ये कह सकता हूं? ये मैं हर बार नहीं कह सकता। बाकी ए बी सी तो मैं हर बार कह सकता हूं, क्योंकि हमने वेक्टर में पढ़ा है सर कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस होते हैं। डायरेक्शन रेशियो तो हर बार होते हैं, जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 5, तो इसके पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस भी 2 3 5 होंगे, क्योंकि उसको लिखोगे ऐसे ही आप 2i कैप प्लस 3j। लेकिन वो डायरेक्शन कोसाइंस कब बनेंगे, तब बनेंगे जब उन कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम का रूट 1 होता हो। अगर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर का सम का रूट 1 होता है, तब तो वो एल ए बी सी तो अभी भी वो है, लेकिन उसके साथ साथ एल एम एन बी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि x1 y1 z1 को हमेशा एबीसी तो कह सकते हो, बट इसको हमेशा एलएमएन नहीं कह सकते, वो आपको देखना पड़ेगा कि उसका स्क्वायर का सम का रूट 1 आता है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालोगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम का रूट करते हो, और मैंने क्या कहा, इनको आप एक ए बी सी कह ही सकते हो, तो यानी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, डी इक्वल टू ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये हो जाएगा, ये x1 ब्रैकेट में लगा दो, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर एंड z1 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। ठीक, अब इसके अंदर चीजों को पुटअप करने जा रहे हैं। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये वेक्टर फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन की, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, आर वेक्टर आर को तो क्या पुटअप किया, वेक्टर आर के जो वो कोऑर्डिनेट्स हैं पी पॉइंट के, वो एक्स वाई जेड माने थे, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, डॉट लगाया, एन कैप लिखा है बेटा मैंने, तो एन कैप में मैं एबीसी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एल एम एन, क्योंकि एन कैप है, मुझे पता है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो एल एम एन होंगे। अगर यहाँ पे कैपिटल एन होता, अगर यहाँ पे कैपिटल एन होता तो फिर क्या लिखते, एबीसी लिखते। ठीक है, तो एन कैप की जगह लिख दिया मैंने एल आई कैप एम जे कैप एन कैप, और जो ये डी है वो अभी अभी मैंने आपको बताया, वो ये है, जो डी है वो ये है, अभी अभी बताया ना मैंने। अरे अभी अभी इससे ऊपर क्या लिखा आपने, डी, इससे ऊपर आपने डी कैसे लिखा, ऐसे ही तो लिखा, वो भी समझ नहीं आया। देखो, हमारे पास उस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने कहा डिस्टेंस बताओ, मैंने कहा डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ही तो है वो डी, डिस्टेंस ही तो है, तो उसका स्क्वायर उसका। अब आप कहोगे सर वो ऑलरेडी सपोज करो यूनिट वेक्टर ही बनता है उन कोऑर्डिनेट से, तो कोई बात नहीं ना, 1 का रूट 1 आ जाएगा ना, और नहीं आएगा तो मान लो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो यूनिट वेक्टर नहीं बनाता है, इनकेस नहीं बनाता है, जैसे 2,3,5 यूनिट वेक्टर नहीं बनाता है, तो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का सम का रूट। और इन केस वो यूनिट वेक्टर बनाता है, जैसे 1/√3 1/√3 1/√3 यूनिट वेक्टर बनाता है, तो फिर उसमें करने की क्या जरूरत है, कर दो ना, फिर भी फिर वो 1 का रूट 1 ही आ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना उसमें। ठीक है ना, तो सिस्टम में एक याद ही रखें कि डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिवन है उन कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम का रूट। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया, और क्या लगाया, 10th में लगाते थे ना, उसमें एक्स और वाई लगता था, इसमें एक्स, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से दूरी कैसे निकालते थे, ऐसे तो निकालते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स, डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू ये चीज हो गई, और इस चीज को मैं डी लिख सकता हूं, सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म।
दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. Lx plus my plus nz equal to root of x square plus y square plus z square. जिसको अपन d भी लिख सकते हैं. ठीक है, और ये चीज समझ में आई. अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं बनाते तो ए बी सी से डिनोट कराएंगे, और उस केस में ये स्मॉल डी नहीं रहेगा, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं रहेगा, ये सिंपली एक नंबर होगा. ये सिंपली एक नंबर होगा, स्केलर होगा, उसको कैपिटल डी से डिनोट कराया. और इस केस में डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, जैसे उसमें निकालते थे कैपिटल डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसे. तो वो कैपिटल डी तो अपनी जगह है ही, और मैग्नीट्यूड को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, यहां तक लिखो एक बार आप. इसको मैं क्लियर कर देता हूं. हाँ, तो आप डेरिवेशन के साथ कर रहे हो ना. ठीक है, यहाँ पे जो d होगा वो क्या होगा, वेयर d इक्वल टू सॉरी स्मॉल d इक्वल टू, यहाँ पे d अगर स्मॉल d, इस केस में अगर आपको कोई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल के बताओ तो आप कैसे निकालोगे. स्मॉल d इक्वल टू ये जो d नंबर गिवन है, इसको ये जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करा देंगे. हेयर डी की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे. ठीक है, फाइन, क्लियर है यहां तक. तो इन तीन फॉर्म में आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो सकती है. ठीक है ना. अगर इसके स्क्वायर का सम का रूट 1 आता है तब तो मैं इसको एलिमेंट से डिनोट करा दूंगा, और नहीं आता है तो एबीसी से डिनोट कराऊंगा. किससे डिनोट कराऊंगा, एबीसी से. उस केस में क्या होगा, जो सामने आरएचएस में कांस्टेंट रखा हुआ है ना, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा, डी होगा, वो स्मॉल डी होगा. लेकिन अगर इस केस में जो आगे रखा हुआ है ना, वो स्मॉल डी नहीं होगा, वो सिंपली एक नंबर होगा, और वहां से स्मॉल डी इस तरीके से निकाला जाएगा. ठीक है, एक इलस्ट्रेशन देख लो इस चीज का, वही एग्जांपल देख लो कि अगर आपको गिवन है 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इक्वल टू 7, तो आप चेक करो 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है ना, होता है ना. तो होता है तो दैट मीन्स ये LMN है. क्या है ये, और इस केस में जो RHS में रखा हुआ है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है. कोई कहे कि इस प्लेन की डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, आप कह दोगे 7 यूनिट है. लेकिन अगर आपको 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7 गिवन है, तो इस केस में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो फिर आप नहीं कहोगे कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है. स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते, इसको निकालना पड़ेगा 7 से 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को डिवाइड करके. ठीक है ना. इस केस में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे निकालना पड़ेगा, किस फॉर्मूला से, कैपिटल डी जो गिवन है डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करके. ठीक है, मतलब इसको इस फॉर्म में चेंज कर रहा हूं मैं, इसको उस फॉर्म में चेंज कर रहा हूं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके. इजी. अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन बनता है आपके एक्सरसाइज में भी है, तो उसका फॉर्मूला स्ट्रेट अवे लिख लो कि अगर हमारे पास, फिर उस जब अपन वो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन के अंदर डेरिवेशन कर लेंगे. अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, क्योंकि अगर एक या आधे नंबर का क्वेश्चन आता है तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे. आपको प्लेन गिवन है, आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है, आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन गिवन है आपको सीधा सीधे कह देता है कि ओरिजिन से जो नॉर्मल वेक्टर जा रहा है उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताओ, यानी पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स बताओ. जो x1 y1 z1 अपन ने माने थे अभी, जिसको अपन ने ABC भी कहा था, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ. इक्वेशन गिवन है तो अपन ने जो भी सीखा है उसमें ये सीखा है कि कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इक्वेशन बना रहे हैं. अब इक्वेशन बन गई, बनी बनाई इक्वेशन मिल गई, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ n के. तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है LD पहला कोऑर्डिनेट, MD दूसरा कोऑर्डिनेट, ND तीसरा कोऑर्डिनेट. L इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, M इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और N इंटू डिस्टेंस फ्रॉम. तो नोट करके लिखो, नोट डाल के लिखो.
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन आर, जिसको अपन x1 y1 z1 मानते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं LD, MD, ND। ये कैसे आया और क्यों आया, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, क्वेश्चन करेंगे ना, तो उस टाइम इसका डेरिवेशन देखेंगे। अभी आप ध्यान मत दो, अभी आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दो, LD, MD, ND। हाँ, अगर वो n वेक्टर होगा, नहीं, इक्वेशन अपने को गिवन है LD, सपोज करो कार्टेशियन फॉर्म में, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D, तो L इंटू D, M इंटू D, N इंटू D, दिस विल बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, R अपन डिनोट कराया उसको x1, y1, z1 इक्वल टू, निकालेंगे कैसे, LD, MD, ND। जैसे इसी केस में ले लो, अभी जो एग्जांपल लिया था हमने, उसमें बताओ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा। देखो इस केस में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, L M N है नहीं ये, तो 1/√3 इंटू 7, 7,√3, 7,√3, 7,√3, दिस विल बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट। इस केस में आप 2 इंटू 7, 3 इंटू 7, 4 इंटू 7 ना करें, क्योंकि ये LMN नहीं है, ये क्या है, ABC है। तो ABC से पहले LMN निकालेंगे, निकाल के फिर जो इधर बचा, अभी तो इधर 7 है, अभी तो इधर 7, ये तो कैपिटल D है ना, ये तो कैपिटल D है, मैं L इंटू स्मॉल d की बात कर रहा हूं, तो आपको इसको पूरे को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इधर जो बचा वो है स्मॉल d, और इधर जो बचा वो है LMN, फिर मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है ना, दैट विल बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इज दिस क्लियर? तो अब जाके हमारी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है। अब अलग अलग सिचुएशंस गिवन होंगी और हम पता लगाएंगे कि कैसे प्लेन जो है, हाँ हो गया। चलें सेकंड पॉइंट नोट करें। अब सेकंड पॉइंट क्या है बताओ, पढ़ के बताओ। क्या, पॉइंट लाइनिंग लाइंग ऑन द प्लेन अपने को गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो अपने को, एक एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन हो, तो उससे अपन कैसे इक्वेशन और निकालेंगे, तो हेडिंग डाल दो,